चलो लिखो, a gas emits a radiation of wavelength. A gas emits a radiation of wavelength 460 angstrom, 460 angstrom, 828 angstrom, 828 angstrom, and 1035 angstrom only, and 1035 angstrom only. Assume that atoms have only two excited states. Assume that atoms have only two excited states. Assume that atoms have only two excited states. And the difference between consecutive energy level decreases. And the difference between the two consecutive energy level decreases. Difference between the two consecutive energy level decreases. Full stop. Taking the energy of the highest level to be zero. Taking the energy of the highest level to be zero. Find the energies of the ground state. Find the energies of the ground state and the first excited state. Taking the energy of the highest level to be zero, find the energy of the ground state and the first excited state. And the first excited state. A gas emits radiations of wavelength 460 angstrom, 828 angstrom, 1035 angstrom, तीन तरह का दिया. ठीक. Assume that atoms have only two excited states, and the difference between consecutive energy levels decreases. Find the taking the energy of the highest level to be zero. Find the energies of the ground state and the first excited state. तीन रेडिएशन दे सकता है एक गैस. तीन वेवलेंथ दिया हुआ है, 460 नैनोमीटर, 828 एंड 1035. और हम लोग अच्छे से पता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा एनर्जी घटेगा. तो ई जो होता है hc बाई लैम्डा होता है. तो hc बाई लैम्डा डिनोमिनेटर में है, तो लैम्डा अगर बढ़ा तो एनर्जी घटेगा. सो वी कैन से दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी लाइन एंड डेफिनेटली दिस इज द मिनिमम एनर्जी लाइन. सवाल कह रहा है कि atoms have only two excited state. Assume that the atom have only two excited state. तो अगर ये मान ले न्यूक्लियस है, ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट. यस और नो? टू एक्साइटेड स्टेट, द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल डिक्रीजेस. ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. E2 minus E1 is greater than E3 minus E2 greater than E4 minus E3 and so on. Taking the energy of the highest level to be zero. What is the highest level? N is equal to infinity. N का वैल्यू कहां तक जा सकता है? इन्फिनाइट तक. इन्फिनाइट मतलब कि बॉर्डर पे पहुंच गया वो एटम के, उसके बाहर एटम खत्म. क्लियर? N is equal to infinity. N is equal to infinity पे आंसर, N is equal to infinity पे क्या होगा एनर्जी? That will be equal to zero. Taking the energy of the highest level to be zero, find the energy of the ground state and the first excited state. What will be the energy of the ground state and the first excited state? Complete करो.
जब सवाल कह ही दिया कि assume that the atoms have only two excited state, तो ग्राउंड स्टेट के बाद दो ही एक्साइटेड स्टेट मानेंगे, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। और लास्ट वाला जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, इसका हम लोग E3 का वैल्यू क्या मानेंगे यहां पर, 0। दिस इज E1, दिस इज E2। क्लियर? अब करने का कोशिश करो। 3 वेवलेंथ क्यों आ रहा है? हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां सीधे जंप कर गया हो, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया हो, उसके बाद फिर यहां से यहां जंप किया हो, है कि नहीं? चेक करो कौन सा वेवलेंथ किसको करस्पॉन्ड करेगा। E3 माइनस E1 जो होगा वो मैक्सिमम एनर्जी होगा, है कि नहीं? एंड वी नो दैट E2 माइनस ऑफ E1 विल बी ग्रेटर देन E3 माइनस ऑफ E2। ये भी तो दे रखा है कि टेक द 2 कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल डिफरेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2 ग्रेटर देन E4 माइनस E3। ये भी दिया हुआ है। मैक्सिमम एनर्जी कौन सा लाइन का है, 460 एंगस्ट्रॉम। और इस ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी कौन सा जंप देगा, E3 माइनस E1। तो हम लोग कह सकते E3 माइनस E1 जो एनर्जी है वही hc बाई लैम्डा के बराबर है, और वो लैम्डा कितना होना चाहिए, 460 एंगस्ट्रॉम। बस समझ में आ रहा है? 460 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 मीटर। 460 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 मीटर। क्लियर? अब इसको अगर हम चेंज कर दें नैनोमीटर में, तो 10 की पावर अगर -9 लिखना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 46 इंटू 10 की पावर -9। ये बन जाएगा 1240 डिवाइडेड बाई 46। आंसर किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है ये चीज? और चूंकि सवाल कह रहा है कि हाईएस्ट लेवल का एनर्जी कितना मानो, 0 मानो। देयरफॉर द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट विल बिकम माइनस ऑफ 1240 डिवाइडेड बाई 46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, 1240 डिवाइडेड बाई 1240 डिवाइडेड बाई 46, दैट इज 27 माइनस ऑफ 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का कितना एनर्जी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो नाउ कैन यू टेल मी दैट E3 माइनस ऑफ E2 डिवाइडेड बाई E2 माइनस ऑफ E1 किसके बराबर होना चाहिए? E3 माइनस E2 भी एक एनर्जी को करस्पॉन्ड कर रहा, E2 माइनस E1 भी एक एनर्जी को करस्पॉन्ड कर रहा है। E3 माइनस E2 माने यहां से यहां, और E2 माइनस E1 मतलब यहां से यहां। ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, ये एनर्जी डिफरेंस कम है, ये एनर्जी डिफरेंस कम है, मतलब यहां का वेवलेंथ ज्यादा होगा, यहां का वेवलेंथ कम होगा। तो E2 माइनस E1 कौन सा वेवलेंथ देगा? E2 माइनस E1 कौन सा वेवलेंथ देगा, वहां देख के बताओ। ये तो मैक्सिमम वाला हो गया, अब बचा ये दोनों। तो E2 माइनस E1 का जो वेवलेंथ होगा वो कौन सा होगा, 828 वाला कि 1035 वाला? 828 वाला। क्यों? क्योंकि यहां का एनर्जी ज्यादा है डिफरेंस, यहां का डिफरेंस कम। जहां एनर्जी ज्यादा वहां वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है कि नहीं? तो डेफिनेटली E3 माइनस E2 डिवाइडेड बाई E2 माइनस E1 विल बी इक्वल टू, देखना E3 माइनस E2 के लिए हम लिख रहे hc बाई हाउ मच लैम्डा, हाउ मच लैम्डा E3 माइनस E2 के लिए, E3 माइनस E2 के लिए 1035 डिवाइडेड बाई E2 माइनस E1 के लिए hc बाई 828। अल्टीमेटली इट विल बिकम 828 अपॉन 1035, है कि नहीं? और इस एक्सप्रेशन में E3 क्या है, 0, E1 निकाल चुके हो, E2 भी निकल जाएगा, एंड E2 इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। क्लियर है ये चीज? नाउ in a H or H-like atom, the energy required
to remove the electron from ground state completely out of the atom without any kinetic energy is called ionization energy. समझो डेफिनेशन. हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम में द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम. लेकिन कहां से? ग्राउंड स्टेट से. ग्राउंड स्टेट से अगर एक इलेक्ट्रॉन को एटम के कंप्लीटली बाहर निकालना है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर निकलने के बाद उसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए. उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? 0. जस्ट रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 1 कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी. अब ऐसे समझो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन n = 1 पे था, अगर इसको कंप्लीटली एटम के बाहर निकालना है, तो कंप्लीटली एटम के बाहर निकालना है मतलब कि इसको कहां भेजना है? n = इन्फिनिटी को. कंप्लीटली अगर एटम को बाहर निकालना है तो उसको कहां भेजना है? n = इन्फिनिटी पे. तो कितना एनर्जी की आवश्यकता होगी? इन दोनों एनर्जी का लेवल का डिफरेंस, तो ऑब्वियसली डेल्टा E विल बी इक्वल टू, वी नो दैट 13.6 Z² 1/n1² - 1/n2². सो एनर्जी डिफरेंस विल बी इक्वल टू 13.6 Z². कहां से भेजना है उसको? फर्स्ट से. तो 1/n1² minus of 1/infinity, 1/infinity is 0. So the energy required will be equal to 13.6 Z². और इसी एनर्जी को बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. So what is the ionization energy of hydrogen atom? It is simply 13.6 electron volt. What is the ionization energy of helium plus? It is 13.6 into 4, 2 का square. So the energy required to remove the electron completely out of the atom without any kinetic energy from its ground state is called ionization energy. Clear है? कॉपी करो ये. इसके बाद सवाल लिखो. पहला सवाल, फाइंड द total energy, potential energy and kinetic energy of an electron in first and second orbit of H atom. Second, an electron in the ground state of H atom, an electron in the ground state of H atom gains 1.5 times the energy required for its complete removal from the atom. What will be the velocity of electron after coming out of the atom? अगला सवाल है, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 इज 430 किलोजूल पर मोल. इफ H2 is exposed to radiation of wavelength 253.7 nanometer, what percent of the radiant energy, what will be the
what will be the kinetic energy of H atom? Last, calculate the maximum and minimum wavelength of a line, maximum and minimum wavelength of light, of line obtained in helium plus Lyman series. Find the total energy, potential energy and kinetic energy of electron in the first and second orbit of H atom. तो सबसे पहले तो हम लोग टोटल एनर्जी निकाल सकते है कि नहीं है? टोटल एनर्जी पहला ऑर्बिट का, फर्स्ट ऑर्बिट का टोटल एनर्जी, दैट विल बी माइनस ऑफ 13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो Z भी 1 हो गया और N भी 1 हो गया। तो पहला ऑर्बिट का टोटल एनर्जी तो माइनस 13.6 है। पहला ऑर्बिट का टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग ये सब डिराइव किए थे ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस साइन के साथ आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आया था पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी कितना आया था? के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। और जब ये दोनों को हम लोग जोड़े थे तो माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r आया था टोटल एनर्जी। सो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, है कि नहीं? ये टोटल एनर्जी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी वी कैन से इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस साइन के साथ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 2 टाइम गुणा करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 2 6 12 2 1 2 3 6 7 27.2 माइनस साइन के साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा टोटल एनर्जी। समझ में आया? सिमिलरली सेकंड ऑर्बिट के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। पहले सेकंड ऑर्बिट का टोटल एनर्जी निकालो। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स द टोटल एनर्जी। क्लियर है ये चीज? सिमिलरली सेकंड ऑर्बिट में अगर मेरे को निकालना पड़ता टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 13.6 अपॉन 4, दैट इज 4 3 जा 12, 4 9 जा 4 4 जा 16, माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितना? प्लस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी कितना? माइनस ऑफ 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल गिव यू माइनस 3. फिट हो गया दिमाग में? अगला, an electron in the ground state of H atom gains 1.5 times the energy required for its complete removal from an atom. Then what will be the velocity of the electron after coming out of that? अभी क्या पढ़े थे यहां पर? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? It is just energy required to remove the electron from ground state out of the atom but without any kinetic energy. ध्यान देना कि अगर यहां एक इलेक्ट्रॉन है n = 1 पे
उसको n इक्वल टू इनफाइनाइट पे हम लोग को भेजना है। और अगर इसको सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी मिलता, सिर्फ कितना मिलता? आयनाइजेशन एनर्जी। इसी को कहते हैं ना, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीट रिमूवल फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड व्हाट? आयनाइजेशन एनर्जी। इसको मिला कितना? 1.5 टाइम्स द आयनाइजेशन एनर्जी। अगर इसको सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी मिलता तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच जाता, और उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है यहां पर? 0। लेकिन अगर उसी इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 पे 1.5 टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी मिले, तो जब वो n इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाएगा तो क्या उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा? क्या कितना होगा काइनेटिक एनर्जी? उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 13.6 इंटू हाफ। अरे ऐसे समझ कि यहां से यहां तक जाने में तो वो आयनाइजेशन एनर्जी का इस्तेमाल कर ही लेगा। हम लोग 1.5 टाइम्स, ऐसे सोचो, यहां से यहां तक भेजने के लिए 10 जूल चाहिए, 10 जूल्स चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 0। हमने उसको कितना दे दिया? 15 जूल। अरे 15 जूल में वो 10 जूल का इस्तेमाल करेगा इन्फिनिटी तक जाने में, है कि नहीं है? क्योंकि यहां से यहां तक जाने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ना, तो यहां से यहां तक जाने में वो 10 जूल का इस्तेमाल कर लेगा, और जो बचा हुआ 5 जूल है वो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। सिमिलरली अगर उसे 1.5 टाइम्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी मिल गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी का तो इस्तेमाल इसने कर लिया यहां से यहां तक जाने में, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो चुका होगा? 0.5 टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी। 1 टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर 0 टू इन्फिनिटी, है कि नहीं? और वो 1.5 टाइम्स एब्जॉर्ब किया था, तो 0.5 टाइम्स कहां है? वही 0.5 टाइम्स उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है ये चीज? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना? 0.5 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है? H एटम 13.6 Z स्क्वायर, तो Z तो 1 है, 13.6 इतना क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19, ये क्या बन गया? जूल्स। दैट विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg इंटू v स्क्वायर। इसे सॉल्व करके जो v निकालेंगे वो आएगा मीटर पर सेकंड में, वही वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मेरे को यहां से वहां तक जाने में सिर्फ 10 जूल की रिक्वायरमेंट है, तो जब हम 10 जूल लेंगे तो यहां से वहां जरूर चले जाएंगे, लेकिन वहां पे हम रुक जाएंगे, मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0 होगा। लेकिन वही अगर हम 15 जूल इस्तेमाल, अगर मैं एब्जॉर्ब कर लिया, तो 10 जूल का इस्तेमाल हम यहां से वहां तक जाने में करेंगे, और वो जो 5 जूल जो बचेगा वो मेरा काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? सेम चीज, आयनाइजेशन एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर 0 टू इन्फिनिटी, और 0.5 टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अगला सवाल, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 is 430 किलोजूल पर मोल if H2 is exposed to a radiation of 253.7 nanometer. What will be the kinetic energy of the H atom? कैसे सॉल्व करेंगे? क्या एनर्जी निकालेंगे? एनर्जी तो दिया हुआ है, 1 मोल के लिए दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस को आप ऐसे इमेजिन करोगे, ये एक मॉलिक्यूल है H2 का, ये एक मॉलिक्यूल के पास जब एक फोटोन जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा 2H में। अगर इस फोटोन के अंदर सिर्फ उतना ही एनर्जी होता जितना कि तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है, तो बॉन्ड टूटता,
और उसके बाद H एटम का काइनेटिक एनर्जी 0 होता। अगर इस बक्से में, अगर इस क्वांटम में जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा एनर्जी है, तो जो रिक्वायर्ड है वो तो टूटेगा ही टूटेगा, और जो ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी था वो क्या हो जाएगा? इट विल बी अब्सॉर्ब्ड एज काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी की आवश्यकता है। एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितने एनर्जी की आवश्यकता है? तो एक मोल को तोड़ने के लिए 430 किलो जूल। सो फॉर वन मॉलिक्यूल द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी 430 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज किलो जूल, या इंटू 10 की पावर 3, दैट इज जूल। कितने जूल की आवश्यकता है? समझ में आ रहा है? सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 6-7 नियरली 7 इंटू, इसको कितना माने थे? 42, यहां तो 10 टू दी पावर 4 हो गया, 4, और ये ऊपर गया तो 19, 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल के आसपास आएगा, आसपास वैल्यू। समझ में आ रहा क्या की? तो एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए इतने जूल एनर्जी की आवश्यकता है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? नाउ एक फोटोन के अंदर कितना एनर्जी है? एनर्जी प्रेजेंट इन वन फोटोन विल बी इक्वल टू hc बाई लैम्डा 1240 डिवाइडेड बाई नैनोमीटर में 253.7, ये आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितना आ जा रहा है? वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 1240 का रिलेशन बताया था ना पिछले क्लास में। 1240 डिवाइडेड बाई 253.7, इट इज 4.89, दैट इज 4.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या इसमें जब हम 1.602 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.89 इंटू 1.602, यह आ जाएगा 7.83, दिस विल बिकम 7.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो ऑब्वियसली बॉक्स में एनर्जी ज्यादा है, रिक्वायरमेंट तो 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का था पर मॉलिक्यूल, लेकिन बॉक्स में एनर्जी कितना है? 7.83। तो ऑब्वियसली जब ये फोटोन इससे टकराएगा तो 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 तो यूज हो जाएगा बॉन्ड तोड़ने में, बाकी का 0.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बाकी का। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0.83 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये बात सब समझ में आ रहा सबको? अगर ये जाएगा, टकराएगा बॉन्ड से, तो इसमें से 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 तो यूज हो जाएगा बॉन्ड तोड़ने में, और बाकी का 0.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 विल बी यूज फॉर काइनेटिक एनर्जी। बट रिमेंबर, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी फॉर 2 एटम्स, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब टूटता है तो 2 एटम में टूटेगा, तो ये दोनों एटम मिलकर इतना काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एटम विल बी 0.83 by 2 into 10 to the power minus 19 जूल। पूछ क्या रहा है लास्ट में? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एच एटम। आंसर क्लियर? अगला सवाल बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है, जस्ट फॉर रिवीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर सीरीज में, हर हाइड्रोजन लाइक एटम का हर सीरीज में मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। पहला लाइन, दूसरा लाइन और आखिरी लाइन क्या होता है कि नहीं? जैसे मान लो हम तुमसे बोले लाइमैन में मिनिमम एनर्जी कौन सा ट्रांजिशन में मिलेगा? जल्दी बोलो। लाइमैन में मिनिमम एनर्जी कौन सा ट्रांजिशन में मिलेगा? ये बात सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैक्सिमम एनर्जी किसमें मिलेगा? मैक्सिमम एनर्जी इन्फिनिटी से 1। मिनिमम वेवलेंथ किसमें मिलेगा? मिनिमम वेवलेंथ किसमें मिलेगा?
इंफिनिटी से 1। मैक्सिमम वेवलेंथ किसमें मिलेगा? मैक्सिमम वेवलेंथ किसमें मिलेगा? कौन सा ट्रांजिशन लाइन में? ये बात सबको समझ में आ रहा है ना? मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। क्लियर? ओके। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसमें मिलेगा? तो E is always equal to h nu, directly proportional to frequency. जहां मिनिमम एनर्जी वहां मिनिमम फ्रीक्वेंसी। 2 to 1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इट विल बी इंफिनिटी टू 1, है कि नहीं? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन कौन सा ट्रांजिशन? 2 to 1। सेकेंड लाइन विल बी 3 to 1। लास्ट लाइन विल बी इंफिनिटी टू 1। अब ये सब 1 था इसलिए लाइमैन है। बालमार में होता तो ये सब के सब क्या हो जाते? 2 हो जाते। क्लियर? कैलकुलेट द मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइन्स ऑब्टेन्ड इन अ हीलियम प्लस लाइमैन स्पेक्ट्रम। हीलियम प्लस का लाइमैन स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ का लाइन कौन सा होगा? हीलियम प्लस मतलब कि Z का वैल्यू 2। सबसे पहले मिनिमम वेवलेंथ के लिए कौन सा ट्रांजिशन? मिनिमम वेवलेंथ के लिए कौन सा ट्रांजिशन? इंफिनिटी टू 1। 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम विल बी इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट Z स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन इंफिनिटी। निकल गया आंसर। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए लैम्डा मैक्स रीडबर्ग कांस्टेंट इंटू 4। मैक्सिमम किसे मिलेगा? 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन। क्लियर? क्लियर? Consider a hypothetical H-like atom. The wavelength in angstrom for a spectral line from n is equal to p to n is equal to 1 are given by lambda is equal to 1500 p square upon p square minus 1, where p is equal to 2, 3, 4 dot dot dot. पहला बिट, find the wavelength of minimum energy and maximum energy in the series. और दूसरा, what is the ionization energy of the element? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों बोला जाता है, ध्यान रखना। दोनों सेम है, अभी के लिए दोनों सेम मानो। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट। Okay, second question is, suppose the potential energy between electron and proton at a separation of r is given by U is equal to k log r, where k is a constant for such hypothetical atom. Calculate the
radius of nth Bohr's orbit and its energy and its total energy सेम टाइप का if potential energy U follows minus k E square by 3r cube, then find radius and energy of the nth Bohr orbit आंगस्ट्रॉम में दिया है। जब n = p से n = 1 पे इलेक्ट्रॉन आता है तो ये वेवलेंथ मिलता है, ठीक, वेयर p कैन बी 2, 3, 4 etc. What will be the wavelength of the minimum energy and maximum energy? And what is the ionization energy of the element? क्या मिनिमम 2000 कैसे? P की जगह 2 डाल दिए। हाँ, बिल्कुल सही है। 2000 जैसे 2000 निकला वैसे 1500 भी निकलेगा। एक मिनट, ये देखो, थोड़ा एनालिसिस करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है n = p से n = 1 पे आता है तो कितना एनर्जी लिबरेट करेगा? E of p minus E of 1, इतना एनर्जी लिबरेट करेगा ना। That can be written as energy is always hc by lambda। तो चूंकि ये आंगस्ट्रॉम में दिया है तो हम लिख सकते हैं 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन आंगस्ट्रॉम। एंड व्हाट इज लैम्डा इन आंगस्ट्रॉम गिवन? 1500 p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर माइनस 1। ये बात समझ में आ रहा? कैसे लिखे समझ में आया? कैसे लिखे समझ में आया? क्लियर है? ये EP माइनस ऑफ E1 जो है ये जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8.27 और p स्क्वायर को जब अंदर ले लिए तो ये बन जाएगा 1 - 1/p स्क्वायर। यस और नो? क्लियर है? क्लियर? अब मान लो मुझे निकालना है आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हम लोग को कहां से कहां तक भेजना पड़ता? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब P का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, और वहां पर EP का वैल्यू क्या होगा? 0। n = इन्फिनिटी पे एनर्जी कितना होता? 0। सो इफ P टेंड्स टू इन्फिनाइट देन डेफिनेटली EP माइनस E1 में हो जाएगा EP 0, and that will be 8.271 minus 1 / infinity. Therefore E1 will be equal to minus of 8.27। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? 1 का एनर्जी माइनस 8.27 और P का वैल्यू क्या माने? इन्फिनाइट। तो यहां एनर्जी क्या होगा? 0। तो कितना एनर्जी की आवश्यकता होगी? 0 माइनस ऑफ माइनस 8.27, दैट इज 8.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात समझ में आया? इतना ही एनर्जी देना पड़ेगा ना।
ताकि उसका एनर्जी जीरो हो जाए, या दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस, तो ई इन्फिनिटी जो है वो जीरो है। पहला वाला है 8.27 नेगेटिव साइन के साथ, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर इन्फिनिटी पे चले जाए? 8.27, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर? और बाकी यहीं पे एक्सप्रेशन में हम लोग बिठा के मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेंगे। मैक्सिमम के लिए P इन्फिनिटी होगा, सॉरी मैक्सिमम के लिए P2 होगा और मिनिमम के लिए P इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो लैम्डा कैन बी रिटर्न, लैम्डा मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 1500 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1, सो इट इज 4/3। तो 500 इंटू 4 कितना आ गया? 2000 एंगस्ट्रॉम। और मिनिमम के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? लैम्डा मिनिमम P स्क्वायर को नीचे ले ले, तो ये बन जाएगा 1500 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन P स्क्वायर, एंड फॉर मिनिमम P शुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो 1 माइनस 0 1 हो गया, कितना आ रहा है? 1500 एंगस्ट्रॉम। और हमसे कोई बोलता है कि हर एनर्जी लेवल का एनर्जी बताओ, 1 बिठा है P इक्वल टू 1 बिठा है, तो कितना आ रहा है? इन्फानाइट बिठा है तो कितना आ रहा है? 8.27। तो उससे हम लोग को मिल गया क्या? E1। मान लो मुझे E2 निकालना रहता, E2 अगर निकालना है तो E2 निकाल पाओगे? कैसे निकलेगा E2? P को EP माइनस E1 हो गया ना, तो E2 माइनस E1। अब E1 जब पता चल ही गया रे, E1 जब पता चल ही गया तो E2 माइनस E1 एक्सप्रेशन लिखेंगे ना। E2 माइनस E1 क्या आ जाएगा? 8.27 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन P स्क्वायर। अब E1 तुमको पता है तो E2 नहीं निकल जाएगा? क्लियर है ये चीज? इस तरह से E1 E2 E3 हम लोग सब निकाल सकते इस हाइपोथेटिकल एटम का। अगला सवाल, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया है एक हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम का, तो आपको बताना है रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट। तो मैंने आपको यह बात बहुत पहले ही बताया था कि F जो होता है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो K Q1 Q2 अपॉन R माइनस साइन के साथ होता है कि नहीं? तो अगर हम यहां पे du बाई dr कर देते तो ऑटोमेटिकली ये बन जाता K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बनता कि नहीं बनता? du बाई dr, तो 1 बाई r का डिफरेंशिएशन क्या होता? -1 अपॉन R स्क्वायर, -1 अपॉन R स्क्वायर होगा कि नहीं du बाई dr? ये क्लियर? इज दिस क्लियर? अब करो, यही हिंट है। एक बात ध्यान रखना, बेसिकली du बाई dr जो होता है वो माइनस ऑफ f के बराबर होता है। माइनस ऑफ f, या du इज ऑलवेज माइनस ऑफ f डॉट dr, या f इंटू dr, दैट इज du। ऐसे सोचो, अगर Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये फोर्स तो नेगेटिव आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है? इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक माइनस साइन लगाना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में खैर डिटेल में पढ़ोगे। du बाई dr इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ f। ये जनरल एक्सप्रेशन है जिसको आप इस्तेमाल करोगे। तो हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल लेंगे इसमें। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन अगर r है तो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है u इज इक्वल टू k log r। व्हाट इज du बाई dr? इट इज k बाई r, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ f। सो f विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ k बाई r, नो डाउट। लेकिन हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा अब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। और चूंकि बोर ऑर्बिट का ही निकालना है रेडियस,
तो MVR विल बी ऑल्सो इक्वल टू NH बाई, ये दोनों का इस्तेमाल करके हम फिर से रेडियस और एनर्जी दोनों निकालने का कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज? खैर, यहां पे RR कट गया तो MV स्क्वायर किसके बराबर आया? K के बराबर। दोनों तरफ M मल्टीप्लाई कर दिए तो M स्क्वायर V स्क्वायर क्या हो गया? KM के बराबर। MV कितना हो गया? रूट ऑफ KM के बराबर। MV के बदले बिठा दे तो NH बाई 2 पाई विल बी इक्वल टू MV इंटू R। व्हाट इज MV? रूट ऑफ KM इंटू R. So radius of the nth Bohr orbit will be NH upon 2 pi under root of KM. Fine. Yes sir. Clear है sir? What will be the total energy of the nth orbit? Kinetic energy plus potential energy. What is kinetic energy? Half mv square. mv square पता है तो हाफ mv स्क्वायर क्या होगा? k बाई 2 प्लस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी गिवन? पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन k log r. k log r NH upon 2 pi अंडर रूट ऑफ km. आंसर समझ में आया क्या करना पड़ता? जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया है उसको डिफरेंशिएट कर दे r के टर्म्स में। R के रेस्पेक्ट में फोर्स आ जाएगा, वो फोर्स को mv स्क्वायर बाई r, और mvr तो NH बाई 2 पाई होता ही है। प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। तुरंत जल्दी कंप्लीट करो इसे। minus k log r. So du by dr is minus k by r, which is minus of f. Therefore f will be equal to k by r. तब k by r को हम लोग ये किए। खैर अगला नेक्स्ट u दिया हुआ है माइनस ऑफ k स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर। सो du by dr निकालेंगे तो माइनस k स्क्वायर बाई 3 तो कांस्टेंट हो गया, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 2 अपॉन आर क्यूब। यस और नो? ठीक है, ये आर क्यूब है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 अपॉन आर की पावर 4। क्लियर? ये बन गया k 3k e स्क्वायर अपॉन 3r4। अच्छा 3 3 कट गया तो k e स्क्वायर अपॉन r की पावर 4, दैट इज ऑफ माइनस ऑफ f। क्लियर? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना? k e स्क्वायर अपॉन r4 एंड दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? MVR इज NH अपॉन 2 पाई। सेम वैसे ही। क्लियर है? कर लोगे? चलो कंप्लीट कर लेना। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।